हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2025 में अगर बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिस्ट्री का आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो कि आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ के एक एक शब्द का मीनिंग समझ के पढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास ऐसा विषय होता है कि आपको अगर समझ करके पढ़ लेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको बन जाएगा, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो चैनल पर अगर अभी तक आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ से देखिए, आपका जो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। क्या नाम है चैप्टर का? नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या होता है राष्ट्रवाद, क्या होता है राष्ट्र के प्रति भावना, ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अंदर देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इस क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टाइपिंग किया हुआ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके किताबों का है। लगभग 20 शब्दों में इनका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है। ये क्वेश्चन भी आया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। कहने का मतलब ये कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है कि किसी विशेष परिस्थिति में, सामाजिक परिवेश में, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस राष्ट्र के प्रति आपकी भावना, एकता की भावना होनी चाहिए। यानी सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, एक प्रेम की भावना रखना, है ना। तो हम एक शब्द में इसका उत्तर ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, तो एक राष्ट्र के प्रति प्रेम का भावना है। क्या है? एक प्रेम का भावना है, यानी कि राष्ट्र के प्रति एकता की भावना है। क्या है? राष्ट्र के प्रति एकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की क्या बनती है? वाहक बनती है। या हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति क्या है? राष्ट्रवाद एक तरह से राष्ट्र के प्रति क्या है? प्रेम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में 2 नंबर में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। मेजनी क्या था? एक साहित्यकार था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि मेजनी कौन था, क्या था। तो मेजनी क्या था? तो मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। मेजनी क्या था? साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। मेजनी एक साहित्यकार था लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी का सदस्य बना रहा, कार्बोनरी से जुड़ा रहा, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। तो मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे कि मेजनी कौन था, तो मेजनी एक साहित्यकार था, ऑप्शन में रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजनी को किस चीज़ से प्रेम था, तो मेजनी की एक राजनीति से प्रेम था। वह कुछ दिनों तक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन से जुड़ा रहा और कार्बोनरी से जुड़ा रहा। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मेजनी कहाँ, किस चीज़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो वो कार्बोनरी से जुड़ा हुआ। वह गणतंत्र में क्या करता था? विश्वास रखता था, यानी अपने देश के संविधान में वो क्या करता था? विश्वास करता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 3 नंबर। तो अगला 3 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण के जो सबसे बड़ी बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी के जो एकीकरण की बाधाएं अनेक थी। कितनी बाधाएं थी? अनेक थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। राज्य का प्रमुख का मतलब होता है उन राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता होगा,
उन सभी का प्यारे बच्चों अलग अलग सोच था। आप सोचिए 300 छोटा बड़ा राज्य है, जैसे अपना इंडिया मात्र 28 राज्य है, तो इतना बड़ा इंडिया है मात्र 28 राज्य में, और यहाँ पर 300 छोटे बड़े राज्य है, तो बहुत बड़ा राज्य था। तो इतना बड़ा राज्य को जो है सो एकीकरण करना, यानी सभी को एक जगह बांध के रखना मुश्किल काम था। तो सबसे बड़ी समस्या जर्मनी का यही था कि वो 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुख हो, यानी सभी राज्यों का जो मुख्यमंत्री था, उन सभी को अपनी अपनी सोच जो है सो अलग अलग थी। वो धार्मिक और जातीय रूप से भी एक नहीं थे। वो धार्मिक रूप से और जातीय रूप से भी क्या थे, एक नहीं थे। किसी का धर्म था कुछ तो किसी का धर्म कुछ था। सभी का जातीय भी अलग था और धार्मिक रूप से वो क्या था, अलग अलग था। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख युग क्या है, तो मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। मेटरनिख क्या था, पुरातन व्यवस्था का एक समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। नेपोलियन जो था उसके द्वारा जो स्थापित एकता था वह उसे पसंद नहीं था। किसे, मेटरनिख को वो पसंद नहीं था। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिख युग कहते हैं। कहता है मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। नेपोलियन स्थापित क्या किया था, एकता स्थापित किया था इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए। इटली पर नेपोलियन क्या किया था कि इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, यानी अपना धाक जमाने के लिए उसे कई राज्यों में क्या कर दिया था, बांट दिया था, विभाजित कर दिया था। क्या कर दिया था, विभाजित। तो इसी युग को क्या कहा जाता है, तो मेटरनिख युग कहा जाता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न ही था, और आगे हम लोग लघु उत्तरीय अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, साथ ही दीर्घ उत्तरीय भी देखेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अभी तक नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अच्छे से तैयारी 2025 बोर्ड एग्जाम का हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।